नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जीएस सेकंड पेपर का लेक्चर देखेंगे। एक नया टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी। तो इन चीज़ों को बारे में आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अब सेकंड पेपर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा, फिर इसके बाद में फर्स्ट पेपर आप लोगों का कंप्लीट होगा, ठीक है। और जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। देखिए गरीबी की जहाँ तक बात की जाती है तो भारत में भाई गरीबी है, पॉवर्टी है, तभी हमारे यहाँ इसके लिए कुछ कार्य किए गए थे। और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो स्टार्ट की गई थी, इनका मूल उद्देश्य ही था कि गरीबों को, जो गरीबी है, गरीबी को समूल रूप से मिटाना, यही प्रमुख है। बाकी सब गौण उद्देश्य हैं। हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहाँ तक सफल हुए हैं, इसके प्रतीक शहरों शहरों में बढ़ती हुई झुग्गी झोपड़ियाँ, बस्तियों का उमड़ता हुआ जमघट, पटरियों नालों को अपना शयन कक्ष समझने वाला बढ़ता वर्ग, धूल कीचड़ और गंदी गलियों में खेलता बचपन, ये सब संकेत हैं कि देश में भयंकर गरीबी है। और आवश्यक हो जाता है कि हम इस सामाजिक बुराई को विस्तार पूर्वक अध्ययन करें और इसको समाप्त करें। किस तरीके से, कौन कौन सी चीज़ों के माध्यम से। अब देखिए गरीबी का अर्थ समझते हैं सबसे पहले कि गरीबी है क्या। देखिए हैंड रिटन लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब टाइप्ड अभी नहीं हो पाया है और ऑफिस अभी नहीं पड़ा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। और गरीबी का अर्थ अब समझेंगे हम लोग। सामान्यतः निर्धनता की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम रहता है। अर्थात निर्धनता का तात्पर्य न्यूनतम संसाधनों को भी न जुटा पाना। आपकी बेसिक जो नीड है उसको भी आप प्राप्त नहीं कर पाते। निर्धनता सीधे आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति, जनसंख्या से जुड़ी होती है। अब देखिए विश्व बैंक के अनुसार अगर गरीबी कही जाएगी तो विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के ऐसे व्यक्ति गरीब की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाएंगे जिनकी प्रतिदिन की आय $1.25 प्रतिदिन से कम हो। भाई विश्व बैंक के अनुसार क्या कहा गया है, जिनकी $1.25 से इनकम कम है उसको गरीब कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आधार कुछ जैसे गरीबी के लिए कुछ आधार, जैसे लॉरेंज वक्र विधि है। तो लॉरेंज वक्र विधि का जो लॉरेंज कर्व जो होता है, इसका विकास जो है 1905 में प्रतिपादक थे मैंक्स और लॉरेंज। और इस अवधारणा के माध्यम से ये प्रदर्शित किया जाता है कि एक निश्चित आय के नीचे कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। कि जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हैं कि जैसे देश की 10% जनसंख्या 95 लोगों के पास में है। 10% आय जो है 95 लोगों के पास में, जबकि 90% आय मात्र 5% 5 लोगों के पास में सीमित है। 90% आय, आप सोच सकते हैं। तो यह आपकी चीज़ें दर्शाती हैं। योजना आयोग के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं कि यह योजना आयोग द्वारा गठित विशेष दल की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, जैसे गरीबी को हम लोग परिभाषित करते हैं अलग अलग संदर्भों में। और गरीबी के अनुसार जो चीज़ें हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से जिन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। गरीबी के प्रकारों को देख लेते हैं कि जैसे गरीबी, पॉवर्टी के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, ठीक है, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। देखिए सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, सापेक्ष गरीबी क्या होती है। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। अर्थात क्या है कि जनसंख्या के सबसे निचले वर्ग की आय की तुलना जनसंख्या सबसे ऊपरी आय की वर्ग की से की जाती है। कि जैसे बॉटम से टॉप में की जाती है, कितने प्रतिशत है दोनों में, ठीक है। तो ये सापेक्ष गरीबी देखी जाती है। इससे प्राप्त परिणाम जो है सापेक्षिक गरीबी की स्थिति को दर्शाते हैं। सापेक्षिक गरीबी मापने के लिए 2 विधियां हैं। 2 विधियों में कौन कौन से हैं, लॉरेंज वक्र विधि है और गिनी गुणांक है। ध्यान रखिएगा, गिनी गुणांक का प्रतिपादन जो है कोराइडो गिनी के द्वारा 1921 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए आपसे गिनी गुणांक के बारे में स्पेशली नहीं पूछेगा, जो प्रश्न में आएगा तो आपसे
ओवरऑल में पूछेगा कि गरीबी क्या है, इसके निवारण बताइए, इसके मापने की विधियां बताइए, तो आपको विधियां बता देनी है। ठीक है। अब देखिए गिनी गुणांक जो है, गिनी गुणांक क्या करता है? गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप सबसे प्रचलित विधि है, जिसमें क्या है कि आय की विषमता का विवरण जो है वो दिया जाता है। ठीक है। यदि जी का मान 0 है तो देश में आय का वितरण समान है, जी का मान 1 है तो देश में आय असमानता बहुत ज़्यादा, और हमारे देश में आय असमानता है भी बहुत ज़्यादा है। कि जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य जो है 1 होता है, न्यूनतम 0 के बराबर होता है। निरपेक्ष गरीबी, दूसरे प्रकार की गरीबी को देखते हैं कि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। सापेक्ष गरीबी से इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि गरीब लोगों की संख्या क्या है, तो इसी को दूर करने के लिए निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना को हम लोग अपनाते हैं। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो फायो के प्रथम महानिदेशक आर वायड ने 1945 में किया था। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं, उन्हें हम गरीब कहेंगे। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि लोगों की आय 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन देने वाली आय से कम होगी, ठीक है, तो उन्हें हम गरीब कहेंगे। इस मापक जिसे हम गरीबी रेखा मानते हैं, नीचे आने वाले सभी लोग गरीब कहलाएंगे। भाई ये गरीबी रेखा है, और गरीबी रेखा से जितने लोग नीचे लाई करेंगे उनको हम लोग सीधे गरीब कह देंगे। यहाँ 100 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। देखिए गरीबी ज्ञात करने की इस विधि को हेड काउंट विधि कहा जाता है। हेड काउंट मतलब यह है कि एक एक व्यक्ति को गिना जाता है, हेड को, सर को गिना जाता है। ठीक है। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान प्रयोग किए जाते हैं, ना कि सापेक्ष प्रतिमान। ठीक है, निरपेक्ष देखे जाते हैं। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो देखिए आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है। तो अब एक एक करके सभी कारणों को हम लोग देखते हैं। अब जैसे भारत में पूछ ले कि भारत में निर्धनता के कारण कौन से, तो इन्हीं को आप लिखते चले जाइए। ठीक है। आर्थिक कारण कौन है? देश में निर्धनता का प्रमुख कारण है आर्थिक। व्यापक स्तर पर बेरोजगारी है, अल्प रोजगार की स्थिति है, इसकी वजह से गरीबी बढ़ी हुई है। रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि, भाई रोजगार सृजन हो नहीं रहा जिससे गरीबी बढ़ रही है। निम्न स्तरीय आय गतिविधियों में संलग्नता, कि भाई जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी निम्न स्तर की हैं। आय और संपत्ति का असमान वितरण हमारे देश में पाया जाता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत कम। कृषि में निम्न उत्पादकता और उत्पादन, भाई कृषि की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में है कि वहाँ पर उत्पादकता नहीं है और जो उत्पादन होता है उसका मूल्य अच्छे से नहीं मिलता। वैकल्पिक व्यवसाय के अभाव में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है, कि भाई कोई भी विकल्प है नहीं, और इसी के अभाव में कृषि पर लोग निर्भर रहते हैं कि एक ही जगह पर कई लोग कार्य करते हैं, एक ही खेत में कई लोग कार्य करते हैं। प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभ न होना, ये भी एक गरीबी का कारण बनता है। प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक संस्थानों की कमी, भारत में पूंजी निर्माण, बचत, निवेश का हर स्तर पर निम्न होना, आधुनिक तकनीकों का अभाव और कम विकास, परिवहन, संचार, ऊर्जा के साधनों का धीमा विकास, असमान वितरण। तो ये आपके आर्थिक कारण थे गरीबी के भारत में। सामाजिक कारणों की बात करते हैं। सामाजिक कारणों की जहाँ तक बात करते हैं तो देश में निर्धनता के प्रमुख सामाजिक कारण हैं तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। भाई किसी भी देश की अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो गरीबी आपको बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर समाज में बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो आप सभी को कैसे जॉब देंगे? ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जाकर। भारतीय समाज का रूढ़िवादी एवं परंपरागत विचारों से ग्रस्त होना, कि भाई कहते हैं कि महिला को बाहर नहीं जाना है, महिला बाहर काम नहीं कर सकती, तो ऐसे में क्या है, गरीबी की स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ती है। अब देखिए सामाजिक रीति रिवाजों में सामर्थ्य से अधिक व्यय, कि भाई जो भी त्यौहार और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, आदमी उधार लेकर और बाकी सारी चीज़ों से कार्यों को करता है, तो उससे क्या है, उसके ऊपर एक व्यय का वर्डन भी पड़ता है। भूमि सुधार लागू करने में असफलता। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रवास, कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह नौकरी पाने के लिए जाते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा, धार्मिक सामाजिक परंपराओं का बोलबाला, तो ये आपके सामाजिक कारण माने जाते हैं गरीबी के। ऐतिहासिक कारणों को देखते हैं तो देखिए भारत का लंबे समय तक पराधीन यानी गुलाम रहा है।
ठीक है। बहुत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर दिया था। देश के कच्चे माल को इंग्लैंड भेजे जाने लगा और वहाँ से तैयार माल भारत में महंगे दामों में बेचा जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि भारतीय बाजार जो था लघु एवं कुटीर उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ डाला। अंग्रेजों ने भारत के आधारभूत संरचना के विकास में भी कोई रुचि नहीं ली, जिससे जो विकास किए गए रेल, डाक, तार, उनका भी मूल उद्देश्य स्वयं का विकास करना था और भारतीयों का शोषण करना। तो यह ऐतिहासिक कारण माना जाता है आपका। अब जैसे देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में विऔद्योगिकीकरण की नीति को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का दोहन इंग्लैंड के विकास के लिए हुआ, भारतीय समाज के लिए नहीं हुआ। शोषण और गरीबी के शिकंजे में जकड़ता गया और अंततः क्या हुआ कि भारत में निर्धनता की स्थिति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में औपनिवेशिक विरासत से जोड़कर देखा जा सकता है कि ऐतिहासिक कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में गरीबी निर्धारण का अवधिवार विवरण हम लोग देखेंगे कि जैसे गरीबी का निर्धारण किस तरीके से हुआ कि जैसे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सबसे पहले निर्धारण जीवन जीने के लिए निर्वाह आहार की लागत पर गरीबी का निर्धारण किया गया, वर्ष 1867-68 में किया गया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहली बार गरीबी के मापने का कार्य किया गया था और इन्होंने प्रति व्यक्ति जो 1867-68 के मूल्य पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विभिन्न क्षेत्रों के लिए 16 से 35 रुपये निर्धनता रेखा निर्धारित की थी। तो ये कहा था। एक महोदय थे डांडेकर और रथ के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए थे। तो इन्होंने आधार जो बनाया था उपभोग व्यय का बनाया था, गरीबी निर्धारण का आधार बनाया था उपभोग व्यय को, कि भाई लोग कितना खर्चा करते हैं, कितना व्यय करते हैं। 1971 में यह विचार आया था, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था और स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक तरीके से जो निर्धनता रेखा है उसका निर्धारण नेशनल सैंपल सर्वे यानी नेसो के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल करके किया गया था। ठीक है। अब देखिए, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 2250 रुपये कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान करने के पर्याप्त व्यय पर आधारित था। अगला जो एक गरीबी से संबंधित जो आंकड़ा आता है, निर्धनता को निर्धारित किया जाता है वाई के अलग समिति के द्वारा किया गया था। ये भी इसका आधार जो था गरीबी के निर्धारण का आधार वह उपभोग व्यय था। 1979 में इस परिकल्पना को प्रतिपादित किया गया था और योजना आयोग द्वारा वाई के अलग समिति ने डांडेकर और रथ के निर्धनता आकलन था उसके फार्मूले का ही प्रयोग किया, परंतु निर्धनता आकलन का आधार वर्ष जो था 1960-61 था, तो उसको परिवर्तित करके उन्होंने 1973-74 कर दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था भारतवर्ष में कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी निर्धारित की गई थी। तो ये कुछ काम किए गए थे उस समय। ठीक है। लकड़ावाला समिति, देखिए अगली जो समिति बनती है लकड़ावाला समिति बनती है, शहरों में गरीबी का निर्धारण करने के लिए बनी थी। ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए निर्धारण CPI, ठीक है, CPI AL, ठीक है, लेबर संबंधित थी और 1989 में ये बनी थी। योजना आयोग द्वारा लकड़ा वाला समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए पुराने तरीके जो थे उनकी कमियों को दूर करने के लिए, सुधारने के लिए किया गया था और गरीबी के नए आंकड़ों के लिए गठित किया गया था। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस समिति ने क्या कहा था कि राज्य के मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है, कि जैसे इन्होंने अलग अलग चीज़ों को डिवाइड कर दिया कि जैसे ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की निर्धनता मापने के लिए इन्होंने CPI AL कहा। ठीक है। लेबरों के लिए CPI IW यानी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया गया। ठीक है। अलग अलग इन्होंने डिवीज़न कर दिया, बस इतना था। इसके बाद अगली समिति जो आती है सुरेश तेंदुलकर समिति। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर निर्धनता का निर्धारण किया गया, अर्थात उपभोग व्यय के कैलोरी उपभोग के पद्धति के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक आय व्यय गरीबी निर्धारण का आधार बनाई गई। 2009 में इस समिति ने यह प्रतिपादित किया था। योजना आयोग ने 2004 में इस समिति का गठन किया था और इस समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें जीने के लिए अदा की जाने वाली कीमत को निर्धनता का आधार बनाया गया।
इस समिति ने और क्या कहा था कि उपभोग बास्केट में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, दूसरे टिकाऊ वस्तुओं को शामिल किया गया और पोषण आधारित कैलोरी को अपेक्षाकृत कम महत्व की श्रेणी में रखा गया। समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति माह यानी 27.20 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति माह 33 रुपये प्रतिदिन व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय रखा था। ठीक है, तो ये कुछ निर्धारण है गरीबी का निर्धारण जो किया गया था। अब देखिए, जो गरीबी का मूल्यांकन करने पर सरकार की कड़ी आलोचना भी होती है और तेंदुलकर समिति जो है निर्धनता आंकलन को पुनः मूल्यांकन करने के लिए एक रंगराजन समिति बनी थी। अब देखिए, रंगराजन समिति कब बनी थी? 5 लोगों के परिवार व्यय के मासिक खर्च को निर्धनता के आधार बनाया जाता है और 2012 में इस समिति ने रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की जगह सी रंगराजन समिति की अध्यक्षता में 2012 में नई कमेटी गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में सौंपी। रंगराजन कमेटी के अनुसार क्या था कि 2011-12 के आधार पर भारत में गरीबी का प्रतिशत 29.5 है, जबकि समयावधि में तेंदुलकर समिति का अनुमान 21.9 था। तो ये अलग अलग फॉर्मूले या परसेंटेज दिया जा रहा था, बताया जा रहा था सी रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, इस समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रति माह अर्थात 32 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अर्थात 47 रुपये प्रतिदिन उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के निर्धारण के रूप में परिभाषित किया। तो ये कुछ बातें कही गई सी रंगराजन समिति के द्वारा। अब देखिए, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवकों की भूमिका देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग क्षेत्र के लोगों को समान अवसर और सहभागिता सुनिश्चित करनी होती है। इस शासन जैसे लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है कि समाज का क्षेत्र कोई भी नागरिक देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन हो सकता है। वर्ष 1991 के बाद क्या हुआ कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बाद जिस प्रकार पूरी दुनिया बदलती है, एक मंच पर खड़ी हुई, उसी प्रकार दुनिया में विभिन्न प्रकार के शासन प्रणालियों का वैश्विक तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया। ऐसे में हुआ क्या कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विस्तार लगातार बढ़ता चला गया। लोकतंत्र की विभिन्न शासन प्रणाली होती है कि जैसे संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इनके गुणों का विकास और संवर्धन भी हुआ। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दुनिया के अन्य देशों के प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली के अन्य गुणों का भारत के शासन जो प्रणाली है उसका प्रभाव पड़ा और सूचना संचार, प्रसार और वैश्वीकरण के कारण यह संभव हुआ। अब देखिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जो लोक सेवाओं की भूमिका, तो देखिए, राज्य की मुख्य गतिविधियों का जनसाधारण संचालित करने का कार्य जो है और प्रत्येक व्यक्ति तक विविध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवाओं की आवश्यकता प्राचीन काल से ही अनुभव की जाती रही है। मानव सभ्यता और सभ्यता का विकास के साथ ही राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में लोक सेवाएं प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये लोक सेवाएं राजनीतिक सत्ता की नीतियों और कार्यक्रमों को न केवल निष्पादित करती थी, वर्तमान में अधिकतर राज्य जो हैं लोक कल्याणकारी हैं, जिन्हें प्रशासकीय तौर पर जाना जाता है। ठीक है, और लोक सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर है। लोक सेवाओं का मतलब ये है कि सरकार की जो भी सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, अब पहुंचाता कौन है? आपका प्रशासन पहुंचाता है। इस प्रकार आधुनिक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में लोक सेवाएं एक महत्वपूर्ण निकाय बनी और संपूर्ण विकास तंत्र का मुख्य आधार भी बनती हैं जाकर। अब देखिए, राजनीतिक स्तर पर जनसाधारण की सहभागिता सुनिश्चित करना, सामाजिक चेतना में अभिवृद्धि करना, विकास की गति को तेज करना, आधुनिकता का परिवेश तैयार करना, तो ये सारे के सारे बातें हैं लोकतंत्र में लोक सेवाओं की भूमिका। उद्देश्य क्या था? लोक सेवा के माध्यम से देश का अशक्त, शोषित, पीड़ित वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करना, देश के समस्त नागरिकों का समग्र विकास सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि कृषि आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाले समस्त उद्योगों का विकास, मशीनीकरण, संसाधनों का समुचित दोहन, आयात निर्यात में संतुलन, उत्पादन एवं आय में वृद्धि, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सहायक कारकों को प्रगतिशील बनाए कैसे रखा जाए, तो इन सारी ये उद्देश्य माने जाते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है? दायित्व क्या है कि जैसे लोकतंत्र में लोक सेवाओं
और जो लोक सेवक हों उनके दायित्व क्या है कि जैसे शासन की नीतियों कार्यक्रमों के रूप में निरूपण में मंत्री को सूचना परामर्श उपलब्ध कराना दायित्व लोक सेवक का ही होता है, क्योंकि वो प्रशासन के कार्यों में कुशल और विशेषज्ञ होता है। राजनीतिक गतिविधियों में कार्यरत मंत्रियों के पास इतना समय रहता है कि वो प्रशासनिक कार्यों में गंभीरतापूर्वक रुचि ले और ना ही वे इतने कुशल होते हैं। तो प्रशासन जो लोक सेवाएं हैं उनका कार्य जो है एक प्रशासक के द्वारा यानी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है। प्रशासन की प्रत्येक गतिविधि को सूक्ष्मता से समझ सके, इसके लिए लोक सेवक को ही जन कल्याण के कार्य निष्पादित करने पड़ते हैं। एक लोक सेवक की निष्पक्षता और निर्वैयक्तिकता और अनामता की भावना कार्य करते हुए संकीर्णता को त्याग और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का कार्य करता है। शासकीय कार्यों की संपूर्ति के निर्मित विशाल संख्या में विशिष्ट योग्यताधारी लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। भाई ऐसे अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है प्रशासन में, ठीक है। अब कल्याणकारी राज्य के दायित्व की चौमुखी विकास के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता होती है, अच्छे लोक सेवकों की। लोक सेवकों के माध्यम से सरकार जो है जन कल्याण के कार्य निष्पादित करवाती है। राजनीतिक स्तर पर जनसाधारण की सहभागिता सुनिश्चित करने, सामाजिक चेतना में वृद्धि करना, विकास की गति को तेज करना, आधुनिक परिवेश तैयार करने में लोक सेवकों की भूमिका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने गरीबी, बेरोजगारी और जो आपका लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका है उन दोनों चैप्टरों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये आपका चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगले वाले लेक्चर में नए टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।